राजस्थान के हाई कोर्ट की एक जो बेंच है वो जो जयपुर में इस्टेब्लिश हो गई, जिससे जो प्रॉब्लम्स हैं आने जाने की लोगों को आने वाली वो सारी की सारी सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन इन द करंट सिचुएशन में, करंट प्रेजेंट में पूरी कंट्री में 21 हाई कोर्ट्स है, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है 21। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि हाई कोर्ट का जज होने के लिए दैट व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट। टू बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट देयर आर सम क्वालिफिकेशंस दैट आर फिक्स्ड। फर्स्ट इज ही इज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ही इज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स दैट who wants to elect as the judge of high court, he is having the citizenship of Indian country and high court का जो जज है उसको हाई कोर्ट में ही कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए एज एन एडवोकेट। उसको एज एन एडवोकेट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, या फिर जजिशियल ऑफिस में कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस उसको जजिशियल ऑफिस में काम करते हुए हो जाए तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होगा। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट के जज के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। एक तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की नीड है। नेक्स्ट है 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी इन हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में उसने एडवोकेसी कर रखी हो, वकालत कर रखी हो, और होल्डर ऑफ द जजिशियल ऑफिस यानी किसी जजिशियल ऑफिस में उसने 10 ईयर एक्सपीरियंस उसके पास हो वर्क करने का। तो ये है हाई कोर्ट में काम करने के कुछ जो क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट में एज ए जज सेलेक्ट होने की कुछ क्वालिफिकेशंस है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टर्म की कि टर्म कितना होता है इनका। टर्म की अगर हम बात करें यानी कि टेन्योर कितना है, इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है। इसका टाइम पीरियड होता है कि कोई भी जो जज है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, वो कितने टाइम तक हाई कोर्ट में कितने टाइम तक वो काम कर सकता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी जो जज है हाई कोर्ट का उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था दैट इज 65 ईयर्स एंड द रिटायरमेंट और द इनकैपेसिटी सेम इसमें ही है कि जो टर्म है कोई भी जो हाई कोर्ट का जज है उसका ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, फिक्स टेन्योर इनका नहीं होता। कोई भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसका जो टेन्योर होगा यानी वो कब तक काम कर सकता है, वो कर सकता है जब तक उसकी एज 62 ईयर्स नहीं हो जाती। 62 ईयर्स तक उसकी एज होते ही उसे क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा, और फिर न्यू जज का सिलेक्शन होगा। फिर न्यू जज के लिए इलेक्शंस होंगे और अपॉइंट किया जाएगा न्यू जज को। अब बात करते हैं कि जो 62 ईयर तो रिटायरमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर इसका एक अदर प्रोसेस भी है कि वही अगर इनकैपेसिटी हो यानी कि कोई बीमारी हो गई या फिर मेंटल कोई प्रॉब्लम हो गई है तो यानी वो इनकेपेबल है काम करने की और वो खुद से चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट को दे सकता है, रेजिग्नेशन। अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की कि अगर कोई भी हाई कोर्ट का जज है, अगर कोई हाई कोर्ट का जज अगर क्या करता है, हाई कोर्ट के किसी भी जज को अगर किसी भी इल्लीगल वर्क में, किसी भी इल्लीगल ऑफेंस में उसके ऊपर ये साबित हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि उसी ने वो इल्लीगल एक्टिविटी की है, तो उस पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इम्पीचमेंट अप्लाई कर सकती है। उस पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इम्पीचमेंट अप्लाई कर सकती है। और इम्पीचमेंट अप्लाई करने का क्या रीज़न है कि अगर ऐसा कोई इलीगल ऑफेंस होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जज होना क्या है, तो बहुत ही बड़े एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर इम्पीचमेंट
किसी ने भी अगर उसके लिए लगाया है, अप्लाई कर दिया इम्पीचमेंट, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज टू बी मेजॉरिटी ऑफ 2/3 वोट्स। 2/3 वोट्स की जो मेजॉरिटी है वो चाहिए अगर आपने इम्पीचमेंट लगाया है तो। और इम्पीचमेंट के लिए जब तक 2/3 वोट्स यानी 66% की जब तक मेजॉरिटी नहीं हो जाती तब तक उसका इम्पीचमेंट नहीं लगाया जा सकता, उसे अपने पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। और 66% का मेजॉरिटी होते ही कि सब अगर उससे सहमत हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, या फिर टर्म ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल जो है वो कैसे होता है, या फिर हाई कोर्ट जजेस का जो टर्म है वो कितना होता है। अब हम बात करते हैं इसके पावर्स एंड फंक्शंस की। तो इसकी क्या पावर्स एंड क्या फंक्शंस हैं वो देखते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है वो होता है क्या, इसकी कुछ पावर्स और फंक्शन है, यानी कि हर किसी भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है। हर किसी कोर्ट का एक ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है, और वो ज्यूरिडिक्शन एरिया जितना भी होता है उस एरिया में जो भी एरिया उसके अंदर में आता है, उस एरिया के अंदर जितने भी केसेस हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उन सबको कौन सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट ही सॉल्व करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो है कंप्लीट कंट्री, द होल कंट्री। लेकिन इसका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है, जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो है सिर्फ स्टेट। उसके स्टेट के अंदर जितने भी मामले आते हैं, जितने भी केसेस आते हैं, वो सारे केसेस कैसे सॉल्व कराए जाते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एरियाज में सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है उससे क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मेनली जो केसेस हैं वो कौन से केसेस यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि हाई कोर्ट जो है उसके अंदर कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, सिर्फ उसके स्टेट से रिलेटेड, यानी उसके स्टेट से रिलेटेड, उसके स्टेट के अंदर जो भी हो रहा है, उसके स्टेट के इन बॉर्डर जो भी हो रहा है, वो सारे केसेस किस में आएंगे, हाई कोर्ट में आएंगे। उसके स्टेट में कोई भी 2 पर्सन्स हैं, कोई भी 2 फर्म्स हैं, उनके अंदर कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए कोई पॉलिसी है या कोई और रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स बनाने हैं, उसके संबंध में कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आएंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका एपिलेट। ये एक एपिलेट कोर्ट है। एपिलेट कोर्ट का मतलब यहाँ पर अपील की जा सकती है। अपील करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी इससे लोअर कोर्ट में, जैसे हमने एपिलेट जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, तो वहाँ पर जो अपील करने का जो रूल है वो किसके पास था, अपील करने का, कि अगर हाई कोर्ट के खिलाफ आपको कोई भी, हाई कोर्ट के खिलाफ आपको अपील करनी है तो वो आपकी किस में आएगी, हाई कोर्ट के खिलाफ की जाने वाली अपील आपकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आप किसी भी लोअर कोर्ट के बारे में कोई अपील करना चाहते हैं, किसी भी लोअर कोर्ट के बारे में, यानी कि लोअर कोर्ट के खिलाफ उसके अपोजिशन में अगर कोई अपील आप करना चाहते हैं, तो वो आप किस में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। तो इससे लोअर कोर्ट कौन से हो गए, वही सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तो इनके अगर कोई भी केस जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया जाने वाला डिसीजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन दिए जाते हैं उन डिसीजन को अगर आपको चैलेंज करना है तो वो चैलेंज आप कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। वो चैलेंज आप कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में। ये हो गया हमारा एपिलेट कोर्ट। सुपरवाइजरी अथॉरिटी, हाई कोर्ट के पास एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी और है। सुपरवाइजरी अथॉरिटी का मतलब क्या है, यहाँ सुपरवाइजरी अथॉरिटी का मतलब है कि आप, सुपरवाइजरी अथॉरिटी का मतलब ये है कि अगर
जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सेशनल कोर्ट्स हैं उन सबका सुपरविजन, जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सेशनल कोर्ट्स हैं उन सबका सुपरविजन करने का काम, यानी उन सब में काम कैसा चल रहा है, सारे वर्क जो हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये काम भी किसका है, उन सबका सुपरविजन करने का काम, कि वो कोई गलत डिसीजन तो नहीं दे रहे हैं या फिर पूरी एडवाइजरी को, पूरी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट के किसी रूल के साथ कोई भी वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये सब काम किसका है, हाई कोर्ट का, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशनल कोर्ट का सुपरविजन कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा हाई कोर्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब द कोर्ट्स विच आर लोअर देन हाई कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट से लोअर होते हैं। हाई कोर्ट से लोअर कैसे? जिसमें जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशनल कोर्ट, ये हाई कोर्ट से क्या होते हैं, लोअर होते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है इनमें ज्यादातर क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस, इन्हीं केसेस को इसमें सॉल्व किया जाता है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के केसेस हो या कोई भी सिविल केसेस हो, इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू इन केसेस को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और इन केसेस को सॉल्व करने का जो राइट है वो सिर्फ इनके पास है। ये क्रिमिनल केसेस और जो सिविल केसेस हैं, ये सारे के सारे केसेस हाई कोर्ट में कब जा सकते हैं, जब इनके खिलाफ कोई चैलेंज करके उसमें क्या करे, इनके अपोजिशन में अपील करे। अगर अपीलेट कोर्ट तो है ही, अपील तो हम कर ही सकते हैं, तो ये केस तभी उनमें जा सकते हैं। अदरवाइज ये सारे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही क्या कर लिए जाते हैं, सॉल्व कर लिए जाते हैं। अब इसे हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक कोर्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट होता है और उन सबका सुपरविजन कौन करता है, हाई कोर्ट। अब इसमें एक टॉपिक और है आपका लोक अदालत। लोक अदालत नाम से ही पता लग रहा है, पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत का क्या नाम मतलब है, लोक अदालत मतलब पीपल कोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, यहाँ पर केसेस इतने सारे होते हैं, इतने डिस्प्यूट्स होते हैं, इतने केसेस होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और पेंडिंग में जब वो केसेस पड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को कई बार परेशानी भी होती है। पीपल्स कोर्ट जो है ये ऐसा कोर्ट है जहाँ पर जो सुनवाई होती है, यानी जहाँ पर जो भी केस को जब सॉल्व किया जाता है, तो केस को सॉल्व करने के लिए किसके कौन होता है यहाँ पे, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, किसके, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, ये होते हैं लोक अदालत में। यहाँ पर जो सुनवाई होती है, यहाँ पर जो भी सेशनल कोर्ट है उसकी हियरिंग जो होती है, उस हियरिंग में क्या किया जाता है, उस हियरिंग में जो मेन हेड होता है वो होते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स। ये देखिए, ये लोक अदालत, ये लोक अदालत हो गया हमारा। लोक अदालत में जो हेड होता है वो कौन होते हैं, कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड जस्टिस, कोई भी रिटायर्ड जजेस होते हैं। रिटायर्ड जजेस को यहाँ पर एज ए हेड, यानी कि जो हियरिंग करते हैं उनको, और यहाँ पर जो हियरिंग होती है वो विदाउट फी होती है। लोक अदालत में हियरिंग करने के लिए कोई भी फी नहीं ली जाती। सारे केसेस यहाँ पर जो सॉल्व होते हैं वो सॉल्व बिना, यहाँ पर जो मेन 2 पार्टीज होती हैं, जो 2 पार्टीज होती हैं यहाँ पर, वो अपना जो केस है वो खुद रख सकती हैं। केस को जज के सामने वो खुद ही रखती हैं अपने आप, कोई एडवोकेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पीपल से तो फीस ही नहीं ली जा सकती, अपने आप सॉल्व कराया जाता है। और इन केसेस को, केसेस विल बी सॉल्व्ड बाय, केसेस आर
cases are be solved by mutual understanding, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर केसेस सॉल्व किए जाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केसेस सॉल्व किए जाते हैं और इन केसेस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको इसके हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये है लोक अदालत और ये आपके हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे एंड आपको इनको नोटबुक में भी करना है। जो क्वेश्चन आंसर नहीं मिले यू कैन आस्क मी ऑन पर्सनल नंबर। So thank you. Have a nice day.